हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो में हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कवर करेंगे, जिसे MNCs भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पोस्ट वॉर पीरियड इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जो बेस्टेस्ट हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इंटरनेशनल सिनेरियो में हुआ है वो MNCs का डेवलपमेंट या MNCs का स्टार्ट होना हम कह सकते हैं। दीज आर फर्म्स दैट ओन, MNCs होते क्या है, वो फर्म्स है, वो दे आर ओन कंट्रोल्ड और मैनेज, दे ओन कंट्रोल एंड मैनेज प्रोडक्शन फैसिलिटी इन सेवरल कंट्रीज। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन ओन भी करते हैं, प्रोडक्शन का जितना भी काम होता है वो खुद ओन करते हैं, फैक्ट्रीज़ को उनको कंट्रोल भी करते हैं, उनको मैनेज भी करते हैं। मतलब वो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर फैक्ट्री के तरफ, प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनी के तरह वो काम करते हैं। Today, MNCs account for about 25% of the world output and intra-firm trade. Intra-firm trade क्या होता है? Trade among parent firm and its foreign affiliates. अगर इंडिया में मैंने एक फर्म स्टार्ट किया है, ठीक है, उसका अफिलिएटेड फर्म मैंने यूएस में स्टार्ट किया है, मतलब वही कंपनी मैंने सिर्फ यूएस में उसका ब्रांच खोला है, तो ये पेरेंट कंपनी हो गई और ये अफिलिएटेड फर्म हो गया। तो इसे इंट्रा फर्म, इंट्रा मतलब आपस में, फर्म आपस में ही फर्म में ये क्या करता है, ट्रेड करता है। Today, MNC account for 25% of the world output and intra-firm trade is estimated to be about 1/3 of the total world trade in manufacturing. Total world trade जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है उसमें से 1/3 इंट्रा-फर्म होता है ट्रेड। कि कंपनीज अपने कंपनी जो उन्होंने ब्रांच कोई और कंट्री में खोला है वहाँ पे वो लोग ट्रेड करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं या वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। Some MNCs such as General Motors and Exxon are truly giants with yearly sales in the tens of billions of dollars and exceeding the total national income of all but a handful of nations. So this is an example given. Furthermore, most international direct investment today are undertaken by MNCs. जितने भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी हो रहे हैं, इंटरनेशनल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, most of them are through MNCs. In the process, the parent firm usually provides its foreign affiliates with managerial expertise, technology parts and marketing organization in return for some of the affiliate output and earning. इसका मतलब क्या है, पेरेंट फर्म जो है वो यूएस में जाके जो अपना अफिलिएट फर्म खोलेगा या ब्रांच खोलेगा, तो वहाँ पे वो अपना मैनेजरियल स्किल्स भेजेगा, टेक्नोलॉजी भेजेगा, वहाँ पे जो भी इनपुट्स हैं वो भेजेगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे मार्केटिंग कर सकता है वो एक्सपर्टीज स्किल्स वो डेवलप करेगा, एंड उसके रिटर्न में उसको सिर्फ क्या चाहिए, आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे जो भी आउटपुट बनेगा वो मिलेगा और अर्निंग्स जो भी वहाँ पे प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है वो मिलेगा। In this section, we examine the reasons for the existence of MNC and some of the problems they create for home and host country. Reasons क्या है कि MNCs exist करते हैं? The basic reason for existence of MNC is competitive advantage of a global network of production and distribution. क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस है, तो उसका एडवांटेज लेने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए MNCs एग्जिस्ट करते हैं। दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अराइजेज इन पार्ट फ्रॉम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन विद फॉरेन अफिलिएट्स।
वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने पिछले किसी एक वीडियो में आपको समझाया है। तो उसके थ्रू फॉरेन अफिलिएट्स के साथ, फॉरेन कंपनीज़ के साथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को वो बढ़ाते हैं। By vertical integration, most MNCs can ensure the supply of foreign raw materials and intermediate products and circumvent, मतलब with more efficient intra-firm trade, the imperfections often found in foreign markets. तो vertical integration यानी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका रॉ मटेरियल जो है वो अफिलिएट हो जाएगा। ये जो फर्म है वो अफिलिएट करेगा रॉ मटेरियल के फर्म के साथ, मिल जाएगा, उससे मर्ज करेगा तो रॉ मटेरियल उसको कम दाम में मिलेगा। तो ये हो गया वर्टिकल इंटीग्रेशन। बाय वर्टिकल इंटीग्रेशन मोस्ट एमएनसी कैन इंश्योर द सप्लाई ऑफ फॉरेन रॉ मटेरियल। तो एक ये पता चल जाएगा कि हाँ चलो हम लोग को फॉरेन रॉ मटेरियल जो भी है वो इजीली कम दाम में मिल जाएगा। एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इवन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मीन्स जो मिडिल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम रॉ मटेरियल है व्हीट, उससे फ्लोर बन रहा है, देन उससे ब्रेड बनेगा। तो ब्रेड वाला जो फॉर्म है उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो है फ्लोर, एंड व्हीट रॉ मटेरियल है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए भी वो इंश्योर हो जाएगा। एंड सर्कमवेंट द इम्परफेक्शन ऑफन फाउंड इन फॉरेन मार्केट, और वर्टिकल इंटीग्रेशन करके वो उन प्रॉब्लम्स को हटा देगा जो प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करते हैं कि नहीं रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, कम दाम में नहीं मिलेगा, फॉरेन मार्केट में है ना वो, तो वो फॉरेन मार्केट में अपना फॉर्म खोल देंगे ब्रेड का, और अब फॉरेन मार्केट को कहेंगे कम दाम में दो क्योंकि आपके यहाँ पे ही हमने हमारा फॉर्म खोला है। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस नेटवर्क्स, तो डिस्ट्रीब्यूट भी बेटर वेज में कर सकेंगे, सर्विस नेटवर्क क्रिएट कर सकेंगे। ये है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, by horizontal integration through foreign affiliates, MNC can better protect and exploit their monopoly power, adapt their products to local condition and taste, and ensure consistent product quality. Horizontal integration यानी फर्म है जो ब्रेड बना रहा है, वो दूसरा फर्म जो दूसरे कंपनी का ब्रेड बना रहा है, समझो फ्रूट ब्रेड या ऐसे अलग अलग ब्रेड आते हैं वो बना रहा है, तो वो उसके साथ मर्ज कर देगा। तो हॉरिजॉन्टल एक ही जैसा कंपनी के साथ मर्ज कर देगा। अब वो फर्म एक फर्म बन जाएगा तो मोनोपोली पावर भी वो प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर दो अलग अलग फर्म होते तो ये अपना ब्रेड बना रहा है, ये ब्रेड बना रहा है, तो कॉम्पिटिशन हो जाता है, राइट। तो अब जब वो मर्ज कर रहे हैं तो एक फर्म हो गए तो मोनोपोली पावर को कंट्रोल कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है वो। अडेप्ट देयर प्रोडक्ट्स टू लोकल कंडीशन एंड टेस्ट, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से उसे पता चलेगा कि हाँ लोकल कंडीशन में कौन से, लोकली वो कंट्री में कौन से ब्रेड है, कौन सा फ्लेवर का ब्रेड पसंद है, वनीला ब्रेड पसंद है या कौन सा जो भी है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा एंड इंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, और प्रोडक्ट क्वालिटी को भी वो अच्छा रख सकता है। द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ MNC is also based on economies of scale in production, financing, research and development and the gathering of market information. दूसरा जो एडवांटेज है MNCs होने का वो ये है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, प्रोडक्शन बल्क में कम दाम में बनता है, तो वो प्रोडक्शन में भी होगा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, फाइनेंसिंग में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वो बहुत अच्छा खासा रिसर्च डेवलपमेंट कम दाम में कर सकता है, एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन भी वो कम दाम में गैदर कर सकता है, कम पैसों से वो गैदर कर सकता है। द लार्ज आउटपुट ऑफ MNC अलाउ देम टू कैरी
डिविजन ऑफ लेबर हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड मच फर्दर देन स्मॉलर नेशनल फर्म। तो ये तो हमने पहले देखा है कि जैसे जैसे आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो एमएनसीज जो लार्ज आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है तो एक एडवांटेज ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर उससे होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन हो जाता है। प्रोडक्ट components requiring only unskilled labor can be produced in low wage nations। तो जो प्रोडक्ट्स के जो पार्ट जिनको ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है वो अनस्किल्ड लेबर से भी बन जाएगा, तो उसे लो वेज नेशन में वो प्रोड्यूस कर सकता है एंड शिफ्ट एल्सवेयर फॉर असेंबली। और फिर उसको जो भी पार्ट्स है उसको शिप करके ऐसे नेशन में लेके जाए जहाँ पे उसको असेंबल कर सके। Furthermore, MNCs and their affiliates usually have greater access at better terms to international capital market than do purely national firm, and this put MNCs in a better position to finance large project। MNCs का MNCs को एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि उन्हें इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में भी बेटर पोजीशन या अच्छे से एक्सेस मिल जाता है कि अगर उनको लोन चाहिए कैपिटल मार्केट से पैसे या मशीन्स कुछ बल्क मशीन चाहिए या ऐसे, तो वो इजी एक्सेस उनको होता है रादर देन द नेशनल फर्म्स। तो वो बेटर पोजीशन पे होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बोलते हैं कि फाइनेंस अच्छे से मिल जाए उस पर बेटर पोजीशन पे होते हैं। दे कैन ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वन और अ फ्यू एडवांस नेशन बेस्ट सूटेड फॉर देयर पर्पस बिकॉज ऑफ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल पर्सोनल एंड फैसिलिटीज़। तो वो एक जगह पर सिर्फ R&D पे भी ध्यान दे सकते हैं अगर पता है कि ये एक नेशन है, ठीक है, वो नेशन में R&D अगर हम करेंगे तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं दे आर वेरी गुड एट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो एक एडवांटेज वो ले सकते हैं कि उस नेशन में वहाँ के जो पर्सोनल है टेक्निकल पर्सोनल दे आर गुड एट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे है, तो वो भी कॉन्सेंट्रेट उस नेशन में कर सकते हैं। Finally, foreign affiliates funnel information from around the world to the parent firm। तो वो सारा जो भी इंफॉर्मेशन दूसरे नेशन से मिल रहा है उसको अच्छे से प्रॉपर मैनर में पेरेंट फर्म को दे सकता है, प्लेसिंग इट इन अ बेटर पोजिशन दैन नेशनल फर्म टू इवेल्युएट, एंटिसिपेट एंड टेक एडवांटेज ऑफ चेंजेस इन द कॉर्पोरेटिव कॉस्ट, comparative cost, consumers taste and market condition generally। तो MNCs जो है वो अपने लोग जब भेजेगा दूसरे कंट्री में तो वहाँ से वो लोग अच्छे से पूरे मार्केट को समझ के मतलब कौन सा प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, लोगों का टेस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, कंडीशंस क्या चल रही है मार्केट की, ये सारी चीज़ों को समझ के एंटिसिपेट करके पेरेंट फर्म को बताएगा। पेरेंट फर्म दैट उस पोजीशन पे होगा कि वो डिसीजन ले पाए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्राइस रखना है, कितना कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें वो डिसीजन ले पाएगा। The large corporation invest abroad when expected profit on additional investments in its industry are higher abroad। जो लार्जर कॉरपोरेशंस है वो इन्वेस्ट अब्रॉड में कभी करेंगे जब उन्हें पता है कि हमारा जो प्रॉफिट वहाँ से, अगर मैं दूसरे नेशन में सब्सिडरी फर्म खोल रही हूँ तो वहाँ से मुझे जो एडिशनल जो भी प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं हमारे इन्वेस्टमेंट से, तभी मैं इन्वेस्ट करूँगी। Since the corporation usually has a competitive advantage in and knows its industry best,
It does not usually consider the possibility of higher returns in every other domestic industry before it decides to invest abroad. तो वो कॉरपोरेशन जो है, उस कॉरपोरेशन को पता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस चीज़ में है, या अपना जो भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसको बहुत अच्छे से वो पहचानता है। तो वो ज़्यादातर हायर रिटर्न्स का ना सोच के, वो हर बार हायर रिटर्न्स का ना सोच के, वो अपने इंडस्ट्री को पहचानता है। तो वो एस्टिमेट कर सकता है कि ठीक है कितना प्रॉफिट आया, चलो ठीक है कितना रिटर्न्स आ सकता है, सिर्फ उसे एस्टिमेट कर सकता है। ज़्यादा का वो एस्टिमेट ना करके, कि हायर रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस ना करके, पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो ज़्यादा कंसिडर ना करके, वो ये भी कंसिडर कर सकता है कि ठीक है ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसे करके वो डिसाइड करता है इन्वेस्ट करने के लिए। That is, differences in expected rate of profit domestically and abroad in the particular industry are of crucial importance in a large corporation decision to invest abroad. डोमेस्टिकली वो अपने इंडस्ट्री को पहचानता है कि कितना वो डोमेस्टिकली प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो वो सोचेगा कि फॉरेन में जब मैं अर्न कर रहा हूँ, फॉरेन में जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से प्रॉफिट कितना मिलेगा। अगर ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट से, डोमेस्टिक प्रॉफिट से ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट फ्रॉम डोमेस्टिक इज़ लेस देन प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन, तब वो इन्वेस्ट करने का सोचेगा। दैट इज़ डिफरेंस इन द एक्सपेक्टेड। देखो एक्सपेक्टेड दिया है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्रॉफिट होगा कि नहीं वो पक्का नहीं है। Profit domestically and abroad in the particular industry are of crucial importance in large corporations' decision to invest abroad. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट्स में, डोमेस्टिकल प्रॉफिट एंड फॉरेन प्रॉफिट, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को ये डिसाइड करने के लिए कि वो अब्रॉड में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं। दिस एक्सप्लेन्स फॉर एग्जाम्पल टोयोटा ऑटोमोटिव investment in US and IBM computer investment in Japan. Indeed, it also explains investment of several Japanese electronic MNCs in the US as an attempt to invade the latter's computer market. तो ये कुछ example दिए हैं। All of this information implies that MNCs are oligopolists selling for most part differentiated products, often developed as described by technological gap and product cycle model and produced under strong economies of scale. तो हमने जितना भी MNCs के बारे में पढ़ा, हमने ये समझा कि MNCs क्या है। पहली चीज़ तो वो ओलिगोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट नहीं है, क्योंकि मोनोपोली क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट वही सिर्फ सेल कर रहा है, कोई और सेल ही नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं है। दे आर ओलिगोपोलिस्ट। आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल के भी जितने भी फर्म है, देयर आर फ्यू फर्म्स जो ऑटोमोबाइल सेल कर रहे हैं। तो फ्यू फर्म्स मतलब ओलिगोपोलिस्ट है। फ्यू फर्म्स ओलिगोपोलिस्ट है, साथ ही साथ वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब एक ही चीज़ सेल कर रहे हैं बट थोड़े डिफरेंट वेराइटी में। ऑफन डेवलप्ड एज डिस्क्राइब्ड। क्यों डेवलप हो रहे हैं? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल गैप। there is technological gap between the countries, इस वजह से वो डेवलप होते हैं। प्रोडक्ट साइकिल मॉडल, तो हम प्रोडक्ट साइकिल मॉडल एक मॉडल है, आगे हम लोग कवर करेंगे प्रोडक्ट साइकिल मॉडल, या आई गेस मैंने प्रोडक्ट साइकिल मॉडल कवर कर भी लिया होगा, तो आप उसे देख सकते हो। एंड प्रोड्यूस्ड अंडर द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वजह से वो प्रोड्यूस होता है। Example of products sold by MNCs are motor vehicles, petroleum products, electronics, metals, office equipment, chemical। तो ये सारे एग्जाम्पल है जिसमें MNCs डेवलप हुए हैं, या MNCs ये सारी चीज़ें सेल आउट करते हैं। प्रोडक्ट साइकिल मॉडल का जो वीडियो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप डायरेक्ट देख सकते हो।
Multinational corporations are also in a much better position to control or change to their advantage the environment in which they operate than are purely national firms. तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उस जगह का एनवायरनमेंट चेंज करने में एक बेटर पोजीशन पे होते हैं कंपेयर्ड टू वो नेशंस जो वो फर्म्स जो नेशनली काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन डिटरमाइनिंग वेयर टू सेट अप अ प्लांट टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट an MNC can and usually does shop around for a low wage nation that offers the most incentive in the form of tax holdings, subsidies and other tax and trade benefit. तो ये सारी सिचुएशन देख के MNC शॉप अराउंड यानी आजू बाजू में देख के कि लो वेज नेशन कौन सा है, कहाँ से ज़्यादा इंसेंटिव्स हमें मिल सकता है, टैक्स हॉलीडेज़ कहाँ पे ज़्यादा है, सब्सिडीज़ कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, अदर टैक्स एंड ट्रेड बेनिफिट्स देख के वो अपना डिसीजन लेता है. The sheer size of most MNC in relation to most host nation also means the MNC are in a better position than purely national firm to influence the policy of local government and extract the benefit. देखो MNCs जो हैं वो बहुत लार्ज कंपनीज होती है, होस्ट नेशन में ही वो बहुत लार्ज कंपनीज होती हैं, तो वो एक बेटर पोजीशन पे होते हैं कि लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके, मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके, रादर देन नेशनल फर्म्स जो बहुत स्मॉल होती हैं, प्योरली नेशनल फर्म्स जो बहुत स्मॉल होती है, इतने लार्ज नहीं होते. Furthermore, MNCs can buy up promising local firms to avoid future competition and are in much better position than purely domestic firm to engage in other practices that restrict local trade and increase their profits. अब जब MNC ने अपना ब्रांच दूसरे नेशन में खोला तो वहाँ पे लोकल फर्म्स भी होंगे छोटे छोटे जो वही सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो उसको वो खरीद लेगा या उसको वो मर्ज कर देगा उसके साथ ताकि कोई फर्दर कंपटीशन ना हो. एंड वो एक बेटर पोजीशन पे होते हैं कि दूसरे कोई प्रैक्टिसेस हैं जो लोकल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उन प्रैक्टिसेस को भी वो ध्यान देगा ताकि वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके. MNCs through greater diversification also face lower risk and generally higher profit than purely national firm. Obviously MNCs जो है वो रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं ताकि वो प्रॉफिट्स अच्छे से अर्न कर पाए. प्योरली जो नेशनल फर्म है, अभी देखो समझो ए नेशन है, उसने बी नेशन में कोई फॉर्म खोला है अपना, मतलब सब्सिडरी फॉर्म खोला है, बी नेशन में कुछ सिचुएशन वर्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनल समझो एक्स जो फॉर्म है वो यहाँ का डोमेस्टिक फॉर्म है, उससे तो अफेक्ट होगा, वो तो बंद कर देगा अपना दुकान, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा. लेकिन जो ये फॉर्म है जो ए से बी में आया था, सब्सिडरी खोला था, उसका प्रॉफिट कम होगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ए में काम कर रहा है, वो अपना काम यहाँ पे रोकेगा ड्यू टू द कंडीशन जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे देन सेल आउट कर सकता है, यहाँ से वो वर्क कर रहा है, तो प्रॉफिट कम नहीं होगा, राइट. लेकिन जो प्योरली डोमेस्टिक फर्म है उसका तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो इस तरीके से वो रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं. फाइनली, बाय आर्टिफिशियली ओवर प्राइजिंग कंपोनेंट्स shipped to an affiliate in a higher tax nation and underpricing products shipped from affiliate in high tax nation, an MNC can minimize its tax bill. देखो जहाँ पे ए नेशन है, ठीक है, वहाँ पे टैक्स बहुत हाई है, तो ये क्या करेगा,
कोई भी चीज़ का टैक्स बहुत हाई है तो बी नेशन वहाँ पे शिप कर देगा वो चीज़ें रादर देन वहाँ पे बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर बनेगा तो टैक्स हाई है तो वो शिप कर देगा, जहाँ पे भी ओवर प्राइसिंग कंपोनेंट्स को शिप कर देगा उस नेशन में जहाँ पे हायर टैक्स नेशन, जहाँ पे भी हायर टैक्स है, आर्टिफिशियली ओवर प्राइसिंग कंपोनेंट, और उसे हायर प्राइस पे वो बेचेगा। और जहाँ पे हायर टैक्स नेशन से अंडर प्राइस प्रोडक्ट्स जो है वो शिप करेगा हाई टैक्स नेशन से, जितने भी अंडर, देखो हायर प्राइस पे वो बेचेगा ताकि उसे टैक्स का बेनिफिट मिल सके, और दूसरा वो अंडर प्राइस जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से शिप करेगा ताकि उसे ज़्यादा टैक्स भरना नहीं पड़े। ठीक है। एंड एमएनसी कैन मिनिमाइज इट्स टैक्स बिल। किया क्या, समझो ए नेशन में एक्स पे टैक्स हाई है एंड वाई पे टैक्स कम है, वाई कमोडिटी पे टैक्स कम है, तो बी नेशन क्या करेगा, ए नेशन में एक्स कमोडिटी सेल करेगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो वो टैक्स का बेनिफिट ले लेगा। तो उसने ओवर प्राइस कर दिया कि टैक्स लगने वाला है तो हम ओवर प्राइस करते हैं, ऑब्वियसली टैक्स लगेगा तो ओवर प्राइस हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा होगा और उसका बेनिफिट वो प्रॉफिट ज़्यादा रखेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा उसे। वही टैक्स कम है तो वो अंडर प्राइस प्रोडक्ट हो जाएगा ए नेशन में, क्योंकि उस पर टैक्स कम है, तो अंडर प्राइस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसे खरीदेगा ताकि उसे ज़्यादा टैक्स ना भरना पड़े, तो कम प्राइस पे वो चीज़ खरीदेगा तो शिप करेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र प्राइसिंग, इसे ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। अब ये वो खरीदेगा या बेचेगा, वो इसका मतलब है कि अपने जो उसका सब्सिडरी फर्म है वहाँ पे वो भेजेगा, वहाँ से वो शिप करेगा, ऐसी बात है। तो इसे ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं एंड कैन अराइज इन इंट्रा फर्म ट्रेड, मतलब आपस के ही अपने सब्सिडरी फर्म में ही ट्रेड करना, एज अपोज टू ट्रेड अमंग इंडिपेंडेंट फर्म। इंडिपेंडेंट फर्म से वो ट्रेड नहीं करेगा, दूसरे कंपनी से वो नहीं खरीदेगा, अपने ही सब्सिडरी फर्म से वो मंगाएगा और सेल देगा, मतलब, और कंडक्टेड एट आर्म्स लेंथ। In the final analysis, it is combination of all or most of these factors that gives MNC their competitive advantage vis-a-vis purely national firm and explains the proliferation and great importance of MNCs today. तो ये सारे जो है वो reasons हैं कि MNCs कैसे develop हो रहे हैं compared to a purely national firm. That is by vertical and horizontal integration. So first point था vertical and horizontal integration with foreign affiliates, taking advantage of economies of scale. जो second point था by being in a better position than purely national firm, market को या उनके आजू बाजू के जहाँ पे भी वो फर्म खोल रहे हैं उसके आजू बाजू का environment कंट्रोल करके MNCs have grown to become most prominent form of private international economic organization in existence today. एक केस स्टडी है जिसको आप रीड करके समझ सकते हो कैसे MNC वर्ल्ड्स लार्जेस्ट MNC कैसे डेवलप हुआ, उसको पूरा एग्जामिन कर सकते हो। तो ये आप केस स्टडी आपको रीड करने तो आप रीड कर सकते हो। MNC के रीजंस हमने कवर कर दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, ट्रांसफ़र प्राइसिंग समझ में आ गया, तो एक लाइक बनता है। कमेंट पे आप अपना फीडबैक या डाउट पूछ सकते हो। डू शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड येस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज मैंने देखा है ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो आर नॉट सब्सक्राइबिंग। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं इतना ही बोल सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय MNC होम कंट्री में कौन से प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।